वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले बहुत सारे क्लासों में आप लोगों को बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्लास में आप लोगों के लिए ऑलरेडी दे चुका हूं और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता चुका हूं। कुछ और भी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटिक्स में आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हूं जिससे दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित आता है। और दोस्तों, ये खासकर बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो मेरा टॉपिक है। इसलिए जितने भी बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं वो इसे जरूर ध्यान से देखेंगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि भारतीय संविधान से संबंधित निकाय है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन सा निकाय है और उनके संविधान में क्या उल्लेख है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित निकाय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी दरोगा कैंडिडेट है उसे इस वीडियो को जरूर ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं जैसे जैसे आप लोग बताऊंगा उस तरह से आप लोग यदि देखिएगा तो आसानी से आप लोगों को सुविधा होगी याद करने में। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान निकाय में दोस्तों हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करके पहले इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग संवैधानिक निकाय पहला और इसको एक गैर संवैधानिक निकाय। अब संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि संवैधानिक निकाय को हम लोग संवैधानिक आयोग भी बोल सकते हैं या फिर इसको संवैधानिक संस्था भी बोला जाता है। तो या तो इसको निकाय बोलिए या फिर आयोग बोलिए या फिर संस्था बोलिए, तीनों का नाम एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। मान लीजिए कहीं पर एग्जाम में पूछ दे आप लोगों को कि संवैधानिक निकाय के यदि संवैधानिक आयोग कौन कौन सा है तो आप लोग इससे कंफ्यूजन होइएगा, समझिएगा कि संवैधानिक निकाय ही है। और इसी प्रकार से गैर संवैधानिक निकाय बोलिए या फिर असंवैधानिक बोलिए या फिर गैर संवैधानिक आयोग बोलिए या संस्था बोलिए, तीनों एक ही होता है। ठीक, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। अब दोस्तों हम लोग के सामने है कि संवैधानिक निकाय होती क्या है। तो दोस्तों, संविधान में जिसका उल्लेख हो, कहने का मेरा मतलब है कि संविधान में जिसका उल्लेख हो, चाहे वो संविधान जो हम लोग मूल संविधान था उसमें उल्लेख हो या फिर बाद में किसी संविधान संशोधन द्वारा उसमें जोड़ दिया गया हो, तो उसको हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। मैं एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर देता हूं कि संवैधानिक निकाय क्या होती है। तो संविधान में जिसका उल्लेख हो, चाहे वो मूल संविधान में हो या फिर किसी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में उसमें जोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय, बड़े संवैधानिक निकाय या फिर आयोग या फिर संस्था कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक निकाय बोलिए या फिर संवैधानिक संस्था बोलिए या फिर संवैधानिक आयोग बोलिए, तीनों एक ही है। फिर हम लोग को दूसरा आता है दोस्तों कि गैर संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक क्या होती है। तो जिसका संविधान में उल्लेख न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ संवैधानिक निकाय के बारे में। ठीक है, हम लोग सिर्फ आज संवैधानिक निकाय के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। इसको यदि पूरा आज अगर इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को शॉर्ट वीडियो में ही आप लोग को छोटा सा पार्ट में दूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान सुविधा हो। इसलिए मैं आज संवैधानिक निकाय के बारे में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताया संवैधानिक निकाय होता क्या है। तो संविधान में जिसका उल्लेख हो, चाहे वो मूल संविधान में हो या फिर किसी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में कभी जोड़ दिया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन सा एग्जाम्पल इसमें आता है। जैसे मान लीजिए भारत का महानवादी। ठीक है दोस्तों, भारत का महानवादी कौन सा निकाय में है, संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आती है कि पूछ देता है एग्जाम में कि भारत का महानवादी कौन सा निकाय है। आपको 4 ऑप्शन दे देता है उसमें, जिसमें दे देगा आप लोगों को संवैधानिक निकाय दे देगा, फिर दे देगा गैर संवैधानिक निकाय दे देगा, संविधानेतर निकाय दे देगा या फिर सांविधिक निकाय दे देगा। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को संविधानेतर क्या होती है, सांविधिक क्या होती है या गैर संवैधानिक क्या होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखिए और साथ में दोस्तों आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसको भी आप लोग देखिएगा। तो पूरा आप लोग को भारतीय संविधान संबंधित जितने भी निकाय है उसको बारे में आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कि संवैधानिक निकाय क्या होती है। तो दोस्तों, हम लोग पहले भारतीय संविधान से संबंधित निकाय को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए, 2 भागों में डिवाइड किए। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या किया, संवैधानिक निकाय, और दूसरा क्या किया, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, संवैधानिक निकाय क्या होती है। तो मैंने बोला आप लोगों को कि जिनका संविधान में उल्लेख है, ठीक है, मैंने बोला भी था आप लोग को अभी तुरंत कि जिनका संविधान में उल्लेख है, चाहे वो मूल संविधान में हो या फिर बाद में किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हो। ठीक है दोस्तों, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में उनका उल्लेख है।
संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में दोस्तों उनका उल्लेख है, उन्हें संवैधानिक संस्थाएं या आयोग या निकाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक क्या किसे कहते हैं वो समझ गए? जिनका संविधान में किसी न किसी प्रकार से उनका उल्लेख हो संविधान में, उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब इसमें दोस्तों आता है जैसे महानवादी का पद हो गया, तो महानवादी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। दोस्तों हम लोग संवैधानिक निकाय को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और गैर संवैधानिक निकाय को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। हम लोग अभी देखिए क्या संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं, फिर हम देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में जिसका कोई उल्लेख नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं, आयोग या निकाय कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है। दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय जो कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गैर संवैधानिक निकाय? तो दो प्रकार की होती है। पहला होती है सांविधिक निकाय और दूसरा होता है असंवैधानिक निकाय। अब दोस्तों सांविधिक निकाय क्या होती है, असंवैधानिक निकाय क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी हमसे सिर्फ आप लोग बता देता हूँ कि कितने प्रकार होती है। ये दो प्रकार होती है, विधिक बोलिए या वैधानिक बोलिए या सांविधिक बोलिए, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, विधिक बोलिए, वैधानिक बोलिए या सांविधिक बोलिए। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम हॉल में पूछ दे देगा आप लोगों को कि विधिक निकाय कौन सी है, या पूछ देगा कि वैधानिक निकाय कौन सी है, और उसका ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग है, तो भारत का निर्वाचन आयोग दे देगा आप लोगों को कि विधिक निकाय है, कि वैधानिक निकाय है, कि पूछ देगा आप लोगों को कि संवैधानिक निकाय है, या फिर पूछ देगा गैर संवैधानिक निकाय है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा निकाय पता नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको पहचानिएगा। अभी आप इसको देखिए कि गैर संवैधानिक निकाय में कितने प्रकार होती है। गैर संवैधानिक निकाय दो प्रकार होती है। कौन कौन? विधिक बोलिए पहला, विधिक या वैधानिक या सांविधिक, तीनों एक ही है। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों अविधिक या असंवैधानिक या संवैधानिक निकाय। देखिए एग्जाम पूछता है, हमेशा ज्यादा इसका यूज करता है इस टर्म को, संवैधानिक को ज्यादा एग्जाम में यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ड को। तो अविधिक बोलिए या असंवैधानिक बोलिए या असंवैधानिक निकाय बोलिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप लोग समझ गए कि संवैधानिक निकाय क्या होती है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए? दो भागों में, पहला संवैधानिक निकाय, दूसरा गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, फिर हम लोग गैर संवैधानिक निकाय को कितने भागों में डिवाइड किए? दो भागों में, पहला सांविधिक निकाय या फिर बोले क्या संवैधानिक निकाय, या फिर बोले हम लोग क्या विधिक निकाय। और फिर हम लोग दूसरा इसको हम लोग क्या डिवाइड किए? तो दूसरा हम लोग डिवाइड किया असंवैधानिक निकाय, या फिर हम लोग क्या डिवाइड किए? अविधिक निकाय या असंवैधानिक निकाय, या फिर बोल सकते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए आसानी से। उसके बाद हम लोग देखें संवैधानिक निकाय का डिफरेंशन हम लोग जाने। संवैधानिक निकाय की डिफरेंशन क्या होती है, पहचानने का यही तरीका है जो मैं बोलूंगा उसको उसी प्रकार आप पहचान पाइएगा। तो संवैधानिक निकाय को पहचानने के हम लोग, तो जिसका संविधान में उल्लेख हो, ठीक है दोस्तों, जिसका संविधान में उल्लेख है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब वो चाहे मूल संविधान में हो, मतलब कहने का मतलब कि जब 1947 से जब संविधान 1950 में बना था हम लोग का, तो उस समय जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया वो हो, या फिर बाद में आने वाले दिनों जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, उनमें जो भी नए नए चीज जोड़ा गया है तो सारे जो होंगे संवैधानिक निकाय होंगे। कहने का मतलब यथार्थ है कि संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में जिसका उल्लेख हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग संवैधानिक निकाय बोलते हैं। तो जितने भी आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो सारे क्या है? तो वो सारे जो है संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है दोस्तों, अब संवैधानिक अनुच्छेद आर्टिकल टोटल कितने हैं? आर्टिकल जो टोटल 395 है। ठीक है, तो 395 जो है वो सारे जो है संवैधानिक निकाय, क्योंकि उनका संविधान में उल्लेख है। तो आप लोग समझ गए संवैधानिक निकाय क्या होती है। और गैर संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं? तो जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं हो। ठीक है दोस्तों, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक, तब इसको बोलेंगे गैर संवैधानिक निकाय कब आया? तो गैर संवैधानिक निकाय को जोड़ा गया है। ठीक है, उसको हम लोग सरकार के, जैसे मान लीजिए निर्वाचन कौन सा आयोग बोलते हैं, योजना आयोग या नीति आयोग, तो ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग किसी अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है? नहीं ना, योजना आयोग कोई अनुच्छेद में नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। इसको हम लोग क्या किया? इसको संशोधन क्या बोलते हैं? संसद के द्वारा मीटिंग के द्वारा उसको जोड़ा गया है। ठीक है, योजना आयोग को या नीति आयोग को। ठीक है, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या में रखेंगे? इसको गैर संवैधानिक निकाय में रखेंगे। ठीक, तो आप लोग आसानी समझ गए गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है और संवैधानिक निकाय क्या होती है। अब हम लोग संवैधानिक निकाय में देख लिए, इसका डिफरेंस समझ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मान लीजिए महानवादी के पद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इसका कौन सा आर्टिकल 1 तो इसका आर्टिकल 76 है, ठीक है। महानवादी का पद का आर्टिकल कौन सा है, तो 76, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख किसमें है, तो इसका अनुच्छेद में उल्लेख है, इसका संविधान उल्लेख किया गया है अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको संवैधानिक निकाय बोला जा सकता है, ठीक। फिर दोस्तों अभी महानवादी कौन है अभी भारत का, तो के वेणुगोपाल है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एनडीपीसी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, पूरी देर का एग्जाम में कि महानवादी भी कौन है, तो के वेणुगोपाल है। फिर दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षा का पद, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का पद जो है दोस्तों कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल इसका 148 है, कितना 148, ठीक है 148, इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षा का आर्टिकल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए आसानी से संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय हम लोग आप जब भी आएगा एग्जाम तो आप लोग समझ जाइएगा, जिसका संविधान उल्लेख हो उसको अनुच्छेद जिसका होगा तो उसका आप लोग सीधा मारिएगा, ठीक, क्या संवैधानिक निकाय, ठीक है दोस्तों। किसी में हम लोग एग्जाम्पल नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको बारे में भी वर्णन में करूंगा। इतना आप लोग समझ रहे श्योर रूप से कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में हम लोग कंफ्यूजन न होइएगा। और दोस्तों मैंने आप लोग ये भी बताया कि गैर संवैधानिक निकाय कितने प्रकार, 2 प्रकार होती है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोग बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक निकाय में। तो दोस्तों हम लोग देखें क्या महानवादी का पद, महानवादी का पद आर्टिकल किसमें, तो 76 में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षा का पद, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, ठीक है। तो कैग का इसका कौन सा उल्लेख है अनुच्छेद में, इसका आर्टिकल 148 है, मतलब ये 148 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग संवैधानिक निकाय कहेंगे। अभी भारत का वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षा कौन है, ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि अभी कौन है वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू है। फिर है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 263 में किया गया, आर्टिकल 263 में, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा निकाय हो गया, कि संवैधानिक निकाय हो गया। उसके बाद दोस्तों वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग को हम लोग इंग्लिश में एफसी बोलते हैं। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद है, जिसका अनुच्छेद 280 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 280 है 280, इसको हम लोग संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है। फिर है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद कितना है, 315 है, 315, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। तो जिसका भी संविधान में उल्लेख हो, जिसका आर्टिकल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी समझिएगा संवैधानिक निकाय क्या होती है। इसमें और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग उल्लेख कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग उल्लेख है, ये क्या हो गया, ये संवैधानिक निकाय हो गया। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कौन है अभी, तो सुनील अरोड़ा है, ठीक है दोस्तों, सुनील अरोड़ा। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी है, ठीक। फिर दोस्तों हम लोग का परिसीमन या सीमांकन आयोग, ठीक है दोस्तों। परिसीमन या सीमांकन आयोग समझते हैं क्या होता है। तो परिसीमन करना मतलब कि जब चुनाव होती है दोस्तों ना, मान लीजिए एमपी का चुनाव हो या विधायक का चुनाव होता है, जो भी चुनाव हो, तो उसमें सीमा का परिसीमन किया जाता है, ताकि एमपी का कितने विधानसभा या कितने क्षेत्र तक है इसका चुनाव किया जाएगा, कितने जनसंख्या पर किया जाएगा और उसका क्षेत्र कितना लंबा होगा, तो इसी को हम लोग परिसीमन में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका संविधान के द्वारा संसद के द्वारा इसका निश्चित किया जाता है और इसको एक सीमा तक लिया जाता है, मतलब कि 15 साल 20 साल ऐसा सीमा तक इसको लिया जाता है परिसीमन को। इसी को हम परिसीमन या सीमांकन आयोग कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे परिसीमन या सीमांकन क्या होती है, मतलब कि जो चुनाव होती है एमपी का या विधायक का, तो एमएलए का, तो उसमें सीमांकन किया जाता है, ठीक है, कि एमपी का क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग सीमांकन किया जाता है और यह एक सीमा तक होती है, मतलब कि 20 साल 15 साल ऐसा ही जो भी संसद जो भी अपना बहुमत जो भी लागू करे, तो उसी को परिसीमन या सीमांकन किया जाता है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका अनुच्छेद जो है 327 है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 327। दोस्तों आज का वीडियो बिहार दरोगा कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे 1 या 2 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आता है। तो जितने भी बिहार के कैंडिडेट होंगे बिहार एसआई का, तो वो इसे जरूर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। 1 या 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज का यह टॉपिक है। जितने भी बिहार एसआई के कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। और यदि दोस्तों यदि आप लोगों को आज का वीडियो वास्तव में अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ में दोस्तों अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि
बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सारे को फायदा पहुंच सके। और दोस्तों यदि आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊं तो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग नेक्स्ट पार्ट इसका जो भी होगा गैर संवैधानिक निकाय का, उसको मैं जस्ट जल्द ही लेकर आऊंगा दोस्तों। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसमें आप लोग उसे देख पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्या परिसीमन सीमांकन है। तो परिसीमन सीमांकन है आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 327 है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितना है? इसका क्या बोलते हैं? एनसीएससी बोलते हैं। इसका कौन सा आर्टिकल है? इसका आर्टिकल 338 है दोस्तों। कितना है? 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन है? तो अनुच्छेद 338 है दोस्तों। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, इसका अनुच्छेद 338 का क होता है। आर्टिकल कौन सा? तो 338 का क में इसका वर्णन है। ये सारे जो सारे क्या है? सारे जो है संवैधानिक निकाय, क्योंकि सारे का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है, इसलिए सारे जो होंगे संवैधानिक निकाय होंगे। फिर दोस्तों राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो बताइए एनसीओबीसी। तो ये जो है इसका आर्टिकल कितना है? इसका आर्टिकल नंबर जो है 338 का ख है, मतलब 338 का बी बोल सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग राजभाषा आयोग मतलब आरबीआई, तो इसका कौन सा आर्टिकल है? तो इसका जो आर्टिकल है दोस्तों 344 है। कितना है? 344। और एक और है दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, ये भी आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी संवैधानिक निकाय हो गया। तो दोस्तों हम लोग आज देखें संवैधानिक निकाय। तो यदि आप लोगों को एग्जाम पूछ दे कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा निकाय है, तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के आर्टिकल में वर्णन किया गया है और इसका आर्टिकल नंबर कितना है? तो 263 है। इसलिए क्या हो गया? तो इसलिए यह जो होगा संवैधानिक निकाय होगा। तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ कर सकते हैं। अब आपको संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इतना निश्चित है, श्योर रहिएगा कि आप लोग इससे 1 या 2 मार्क्स आसानी से पकड़ सकते हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोग जितने भी बुक उठाए पढ़ते होंगे तो आप लोग को क्लियर नहीं मिलता होगा, क्योंकि क्लियर कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, मैं जो भी लिखा हूँ। और इसको आप लोग नहीं होगा तो आप लोग नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें एक और 2 इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल में, तो अगर इसको मिटा लेते हैं हमें यहाँ पर। हम लोग गैर संवैधानिक निकाय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसको बारे में लिखूंगा, आपको बताऊंगा। अभी मैं 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। समझिएगा, संचित निधि का नाम सुने होंगे। तो दोस्तों संचित निधि का उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद कितना है? तो 266 और आकस्मिकता निधि का 267 आर्टिकल अनुच्छेद। आप लोग इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। संचित निधि का कितना है? अनुच्छेद 266 में उल्लेख है और आकस्मिकता निधि का 267 में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया, इन्हीं एग्जाम्पल में से कोई एग्जाम्पल पूछ देता है और पूछता है कि कौन सा निकाय है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि विधिक निकाय या वैधानिक निकाय, या फिर मैं आप लोग को संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक निकाय के बारे में मैं वर्णन करूंगा। तो उसमें भी हम लोग एग्जाम्पल उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों। यदि आप लोग आज अच्छे से समझ गए होंगे और यदि आप लोगों को वीडियो वास्तव में पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। तब तक दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।